हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बच्चों, आज फिर आपके सामने आ गए हैं अपन पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ। आपकी सीएलसी लेके आई है आपके लिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसका मकसद है कि आपकी जो फाइनल जो प्रिपरेशन है उसको हम फाइनल टच दें। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बातें करेंगे विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो आज अपन बात करने वाले हैं बच्चों, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2013 नीट के जो भी क्वेश्चंस हैं सबकी अपन बातें करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो करते हैं शुरू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बायोमोलिक्यूल के देखो बेटा, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी भी होंगे, थोड़े से एवरेज क्वेश्चन, उसके बाद में थोड़े हाई कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन, ताकि एक पेपर का बैलेंस होता है। हर बार पेपर में हर वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और सारी वैरायटी आपके सामने आ जाएंगी, तो आपके दिमाग में माइंड सेटअप हो जाएगा कि नीट के पेपर में कौन कौन सी वैरायटीज आती है और हमें कौन से क्वेश्चन पे कितना दिमाग लगाना है, कितना टाइम लगाना है। ओके, तो इन चीजों पे बहुत फोकस करना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। देखो, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, किससे आया है? कोफैक्टर। बेटा, कंपटीशन का फर्स्ट रूल होता है, जो क्वेश्चन सामने आपने रीड किया विद इन सेकेंड आपको यह पता लग जाना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक से है। तो आपका माइंड बिल्कुल सही डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा। कोफैक्टर की अपन बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ओके, नॉन प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। और कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, तो उसको अपन कह देते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों को मिला के बोलते हैं अपन बच्चों होलो एंजाइम। तो ये भी क्वेश्चन है, इस बहाने इसकी बात भी हो जाती है। होलो एंजाइम जो है उसके दो पार्ट हो गए, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट जिसके पास एक्टिव साइट होती है, एंड कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, बट इट इज क्रूशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशियल होता है, इसके बिना एपो एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब जो कोफैक्टर है बच्चों, उसको फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, इसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये कांसेप्ट जो है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयंस। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक होते हैं जनरली, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू एंजाइम, परमानेंटली बाउंड होता है, बट कोएंजाइम ट्रांजिएंट एसोसिएट होते हैं। किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। इसने क्वेश्चन क्या पूछा? एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। तो कोएंजाइम के एग्जांपल्स की बात कर रहा है, तो बताओ कोएंजाइम का एग्जांपल में एनएडी, एनएडीपी, कोएंजाइम ए, इसके अलावा टीपीपी, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो यहां पर मेनी कोएंजाइम का जो एसेंशियल केमिकल जो होता है वो जनरली कौन होते हैं बेटा? विटामिन्स होते हैं जो कोएंजाइम का कार्य करते हैं। बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ओके, लेकिन इन पे भी फोकस करना, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। बेटा, जो काइटिन होता है, देखो कंसेप्ट कितना प्यारा है, काइटिन से काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इतनी बात मैं पहले आपको बता दूंगा ताकि आगे जब काइटिन के क्वेश्चन आए तो उन पे अपन टाइम खराब ज्यादा ना करें। देखो, काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड है, सबको पता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉलीसेकेराइड। और ये भी पॉलीसेकेराइड कौन सा है बेटा? होमो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि किसका बना है? इसकी जो मोनोयूनिट होती है वो होती है नाग। नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इससे मिलकर बना होगा कौन? काइटिन। तो काइटिन क्या हो गया? मैक्रोबायोमोलिक्यूल है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब देखो, नाम से हो रहा है जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है? तो बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया। क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है? काइटिन इज सल्फर कंटेनिंग ना? गलत बात। सिंपल पॉलीसेकेराइड, सिंपल नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल पॉलीसेकेराइड बोल गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, तो इसको अपन यही आंसर देंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। ओके, ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फॉस्फोग्लिसराइड। तो बच्चों,
फॉस्फोग्लिसराइड आते ही आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ जाना चाहिए, कौन सा? लेसिथिन का। लेसिथिन इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, और आप जानते हो बेटा जो लेसिथिन है उसकी स्ट्रक्चर आपने रीड कर रखी है, कॉन्सेप्ट पूरे होने चाहिए बेटा, ऐसे नहीं सीधे आंसर पे जाएंगे, विद देयर कॉन्सेप्ट पहले बोल दिया था अपन ने। तो जो लेसिथिन बनाने वाले हैं अपन, तो उसमें ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। ग्लिसरॉल में देखो ये CH2OH CHOH CH2OH। ओके, अब इसको फैटी एसिड के साथ क्या करेंगे अपन? कंडेंस करेंगे। तो यहां पर H चला जाएगा, मैं सीधा बना देता हूं, यहां इसको हटा दें और सीधा हो जाएगा ये आपका फैटी एसिड। इसके साथ क्या हो गया बच्चों? कनेक्ट हो गया एक फैटी एसिड। यहां पर H चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दो फैटी एसिड हो गए। अब यहां पर होता है, यहां पर अपन कनेक्ट करेंगे क्या? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है, हो गया फॉस्फोग्लिसराइड। अब फॉस्फेट ग्रुप के बाद कोई और पार्ट होता है, जैसे इसमें क्या होता है? कोलिन ग्रुप होता है, किसमें? लेसिथिन में। तो इतनी बातें नहीं करनी, आपको इस कंसेप्ट पे जाना है। तो अब बताओ मुझे, जो फॉस्फोलिपिड है उसमें क्या क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड क्या है? कंडेंस है, और एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो फैटी एसिड है बच्चों, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। हो सकता है सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। अब ऑप्शन पे जाएं, मेडअप ऑफ पूछा है, तो आपके सामने है मेडअप ऑफ। A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. Saturated भी हो सकता है और unsaturated, जो किसके साथ esterified हुए? क्या लिखा इसने? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बताया, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ उसका एस्टरिफिकेशन हो गया। टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच, फॉस्फेट ग्रुप भी क्या हो गया? अटैच हो गया। बात बिल्कुल सही है। और भी ऑप्शन देखते हैं कि क्या वो गड़बड़ कर रहा है। ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप, गलत बात होगी बेटा। फैटी एसिड फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टरिफाइड नहीं होते। ओनली सैचुरेटेड, यही गलत हो गया, ओनली लगा दिया। ओनली अनसैचुरेटेड, यही गलत हो गया। तो बताओ आंसर क्या चला जाएगा? बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, स्ट्रक्चर दिमाग में होनी चाहिए। आंसर इज फर्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। बेटा आ गया क्वेश्चन एंजाइम एक्शन के रेस्पेक्ट में। एंजाइम से पक्का क्वेश्चन आता है, अच्छे कॉन्सेप्ट एंजाइम के क्लियर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट अपन। पहला ऑप्शन क्या दिया है? सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। ये जो एंजाइम होता है उसके पास होती है बच्चों एक्टिव साइट, जिसके साथ कौन आके बाइंड होता है? सबस्ट्रेट। तभी तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टेटमेंट करेक्ट है ये तो। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, देखो क्वेश्चन AIPMT का है, तो एक दो क्वेश्चन डाल रखे ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट और अच्छे मिले आपको। बच्चों मेलोनेट जो होता है, मेलोनेट याद आया? मेलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर किसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। क्या है? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। जो मेलोनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मान लो SD है, उसके साथ जाके क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। इसको बोल देते हैं आई, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बोल देते हैं, मेलोनेट है। वहां जाके बाइंड होगा जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सबस्ट्रेट कम हो गए, तो ये यहां जाके बाइंड होगा और KM वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लेकिन बच्चों अगर सबस्ट्रेट वापस से ज्यादा हो जाए और ये इनहिबिटर कम हो जाए तो ये रिवर्स हो जाता है, वापस से रिलीज हो जाता है। इसने क्या लिखा है? एडिशन ए लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। गलत बात है। अगर सक्सिनेट बहुत ज्यादा ऐड हो गए तो वो रिवर्स होगा, मेलोनेट की जगह सक्सिनेट जुड़ने लग जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट बाइंड द सबस्ट्रेट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, नाम ही नॉन कॉम्पिटिटिव है, वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं लेकिन एक्टिव साइट पे नहीं होते। वो बाइंड होते हैं अदर देन एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट पे बाइंड होने वाला जो इनहिबिटर है वो तो कौन है? कॉम्पिटिटिव है, जो सबस्ट्रेट के साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रिजेम्बलेंस शो करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल
सही हो गया, बोल रहा है ना, बाइंड एंजाइम एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट बाइंड टू द सबस्ट्रेट एंड मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, अभी बताया है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। देखो इसने कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का कंसेप्ट लिया है, मेलोनेट की बात भी कर गया, तो इसने पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर सेकंड जो है वो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पे ध्यान देना। Which one of the following is a non-reducing carbohydrate? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, पेटेंट क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग, दोनों ले लेते हैं चलो अपन, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो जो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है वो कौन होंगे, जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होगा, और जो नॉन रिड्यूसिंग है उनके पास ये फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होते। तो आप ऑप्शन पे जाओ, माल्टोज बेटा रिड्यूसिंग है, क्योंकि माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज दो ग्लूकोज हैं, जो सेकंड ग्लूकोज है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा तो रिडक्शन करेगी। लैक्टोज रिड्यूसिंग है, सेम केस हो जाएगा। राइबोज, ये मोनोसेकेराइड है, राइबोज 5 फॉस्फेट, तो पक्का क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी। लेकिन जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज ए डाई सैकेराइड, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, पूरा बता रहा हूं। डाइसैकेराइड है जो किसकी बनी है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड होता है बेटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है, दोनों ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो गए, एंगेज हो गए, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रहेगा तो ये रिडक्शन नहीं करा पाएगी। तभी तो सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया, कई बार एआर में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, एंजाइम दैट कैटालाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपोनेंट्स आर, बड़ा सिंपल सा है। एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन बच्चों, एंजाइम को क्लासिफाई किया है 6 क्लास में, बिल्कुल चीजें अंगुलियों पे होनी चाहिए बेटा। कितनी क्लास है, 6 क्लास है। सीक्वेंस होता है 1 to 6। पहली क्लास कौन सी होती है, अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलोगे आप। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड क्लास ट्रांसफरेज, थर्ड क्लास हाइड्रोलेज, फोर्थ क्लास लाइसेज, फिफ्थ क्लास आइसोमरेज एंड सिक्स्थ क्लास लाइगेज। और लाइगेज क्या करते हैं, लिंकिंग टुगेदर टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसने यही पूछा लिंकिंग टुगेदर कौन करेगा, तो ये लो लाइगेज, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, in sea urchin DNA, which is double stranded, 17% of the base were shown to cytosine. The percentage of other 3 bases expected to be present in this DNA are चारगाफ रूल। चारगाफ रूल जिसको याद नहीं है गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। चारगाफ रूल अप्लाई आपको करना है। तो चारगाफ रूल के अंदर बताओ क्या बताया गया था, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अप्लाई डीएस डीएनए पे होंगे, डीएस होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड, तो जो बेस है वो आपस में नंबर में सेम होंगे, ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी। यही तो है चारगाफ रूल, ए का नंबर टी के बराबर और जी का नंबर सी के बराबर होता है अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। और रीजन आपको पता है, बेस पेयरिंग है। ओके, तो इसने यहां पर बोला है कि साइटोसिन कितने बच्चों, 17% है। तो आप बताओ ग्वानोसिन भी कितने होंगे, 17% होंगे। तो ए और टी कितने होंगे, तो देख लो 17 कितने हो गए, 34 बचे बचे कितने, सॉरी बचे कितने 34, माइनस करो 100 में 66, 33 और 33 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यहां सीधा करो ना, 33% और ये भी क्या 33%। तो आंसर क्या करोगे, ये रहा G17 और AT हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चारगाफ रूल से क्वेश्चन आता है, गलत नहीं करना है। Which one of the following statement is incorrect? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट आउट करना है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। The presence of competitive inhibitor decrease the Km of the enzyme for substrate। अभी मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है, याद रखना बच्चों, पक्का पूछेगा आपकी बार, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब भी आएगा तो क्या करेगा वो, Km को
इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑलवेज इंक्रीज द केएम, केएम को बढ़ाते हैं घटाते नहीं है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है तो पहला ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन बाकी के करेक्ट है तो अपने पास कंसेप्ट आ जाएंगे ना, ये स्टेटमेंट वापस भी तो आ सकते हैं। चलो सेकंड पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बात से ये भी बताया था, वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड होता है, लेकिन रिवर्स है, उसको छोड़ भी सकता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, देखो EI कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए तो वापस से EI कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। बिल्कुल सही है, अगर एंजाइम के साथ I जुड़ गया, EI कॉम्प्लेक्स बन गया, तो जो I है, जो इनहिबिटर है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इनहिबिटर है, वो थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट में बदल जाएगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है, अगर ES कॉम्प्लेक्स बन गया है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, तो वो इनहिबिटर जो है इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ES कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो EP में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बेटा बहुत गहरे स्टेटमेंट है, ध्यान देना इन पे, कहीं और मैनिपुलेशन ना कर दे, घुमा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट, एक नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, रटा रटा क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कौन है बच्चों, ये लो अभी बता देता हूं, राइबोजाइम। और राइबोजाइम बच्चों कौन होता है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, 100% क्वेश्चन आता है इससे। राइबोजाइम की नेचर क्या होती है, तुम बताओगे मुझे। राइबोजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड। आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा है, तो ये लो पूरी बात बता देता हूं, ये न्यूक्लिक एसिड होता है RNA। आप बोलोगे RNA कौन सा, RNA। आप बोलोगे RNA के भी टाइप होते हैं, बताओ हमें, तो RNA भी कौन सा, या तो 23S RNA या फिर 28S RNA। ये राइबोजाइम होते हैं, बोले तो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज करवाते हैं। तो हो गया ना, तो पूछा तो क्या है, नॉन प्रोटीन, आंसर तो अपना हो गया राइबोजाइम। लेकिन राइबोजाइम की सारी कहानी याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम तो क्या बोलोगे, 23S RNA एंड 28S RNA। चलो एक बात और बता देते हैं, 23S RNA जो होता है वो 70S राइबोसोम में होता है, और 28S RNA होता है वो 80S राइबोसोम में पाया जाता है, लार्ज सब यूनिट में होता है। ये किसमें, स्मॉल में लार्ज में, लार्ज सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 3D में आ गया, ये कोई प्रोटीन है बच्चों, सेकेंडरी में है, उसको टर्सरी में जाना है, तो पता है ना, इस तरह से वो फोल्ड अपॉन इट सेल्फ हो जाती है, लाइक द होलो वुलन बॉल। तो इसमें काफी सारे और इंटरेक्शन और बॉन्ड बनते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वांडरवाल इंटरेक्शन, लेकिन एस्टर बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये इसने पूछा है, अधिकांश प्रोटीन के त्रिविमीय वलन को स्थिर बनाए रखने निम्न से किसकी बहुत कम संभावना है, ना के बराबर है, तो वो है, कहा गया, एस्टर बॉन्ड। बाकी होते हैं कौन, एस्टर बॉन्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है बेटा। एक ग्राफ दे रखा है जो एनसीईआरटी का ग्राफ है, किसके बीच में है, इधर तो रिएक्शन है, प्रोग्रेशन में है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये इधर सबस्ट्रेट है और ये क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। तो देखो यहां पर ये सबस्ट्रेट इधर जा रहा है, ट्रांजिशनल स्टेट होती है ये, जहां पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। यहां पर भी देखो ये ट्रांजिशनल स्टेट है। अब आपको बताना है ए और बी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल हो गया। ये बी क्या है, ये है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये क्या है, विद एंजाइम। और ध्यान से देखो, प्रोडक्ट यहां पे है और सबस्ट्रेट इस लेवल पे है, तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से क्या है, कम हो गई है। क्या हो गई बच्चों, कम। तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीज हुई है तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात, एक्सोथर्मिक। लेकिन आगे देखो, विद एनर्जी ए इन
प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। यही बात बिल्कुल सही हो गया, आंसर तो हो गया अपना। सेकंड ऑप्शन पे जाएं, एंडोथर्मिक यहीं गलत हो गया, एक्सोथर्मिक यहां तक सही है, विद एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम यहां गलत हो गया बेटा, उल्टा लिख गया। और 4 एंडोथर्मिक यहां फिर स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? Which one of the following statement is correct with reference of enzyme? अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, होलो एंजाइम। फिर सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर के फिर से 3 ग्रुप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। अब इसने जो क्वेश्चन डिजाइन किया है उस पे जवाब ये बोल रहा है, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। देख लो, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर है, लेकिन उसने कोई एक एग्जांपल ले लिया कोएंजाइम, तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखते हैं, कोएंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, बिल्कुल गलत हो गया। होलो एंजाइम इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो दोनों ही सेम हो गए, ये भी गलत हो गया। एपो एंजाइम इक्वल टू होलो, ये भी गलत हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। आंसर इज फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। आप बताओ बेटा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर हो गया। अब खुद बताओगे मुझे, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। There are 20 types of amino acid found in protein. Protein is the heteropolymer of 20 types of amino acid, which are alpha amino acid. और पॉलीसैकेराइड, तो नाम से हो रहा है पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीमेरिक नेचर के हैं। बट लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते बेटा, वो कंडेंस प्रोडक्ट हैं किसके? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दे आर नॉट पॉलीमर। तो यही तो आंसर इसने करना है, पॉलीमेरिक नॉट पॉलीमेरिक। तो किस पे जाओगे? थर्ड बोले तो लिपिड्स। द 2 फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शुगर आर। सिंपल सा हो गया, जो शुगर होती है उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसको घुमाया है। तो तुम बताओ, यहां पर देखो, ये फॉस्फेट का मतलब ही नहीं है, कार्बोनाइल मिथाइल का कोई मतलब नहीं है। मिथाइल हो गया तो ऑप्शन से सिंपल हो जाता है, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? कौन है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बेटा ग्लूट होता है। कौन होता है? सबको पता है, GLUT, ग्लूट बोले तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। लेकिन जो मेन है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो है GLUT4। कौन सा? GLUT4। ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? GLUT4। कौन कैनावेलिन ए इज? बेटा एक क्वेश्चन बताता हूं, पक्का आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की आपकी एक लिस्ट दे रखी है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, और वहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, बड़ा सिंपल पूछता है, जैसे ये हो गया, कौन कैनावेलिन ए इज? क्या है ये? लैक्टिन है। क्या है? लैक्टिन हो गया है। तो बाकी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट के एग्जांपल क्या दिए? एंथोसाइनिन हो गए, कैरोटिनॉइड हो गए। एल्कलॉइड के एग्जांपल मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, एसेंशियल ऑयल, ग्रास ऑयल, लेमन ऑयल। तो ऑयल लग जाता है तो एसेंशियल ऑयल हो जाता है। इसके अलावा उसने दे रखे हैं, जैसे टॉक्सिन होगी, रिसिन होगी, एब्रिन होगी। इसके अलावा ड्रग्स दे रखी है, विनब्लास्टिन दे रखी है और कुरकुमिन दे रखी है। तो उनको याद कर लेना, क्वेश्चन आता है पक्का वहां से। प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये लो पूरी बात बताता हूं, जो बेस होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, आप तो बस देखते रहो, सुनते रहो। बेस को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब चीजें इजी है हार्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपका माइंड कितना कॉन्शियस है। सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस समय जो रीड कर रहे हो उसको रिटेन कर रहे हो, क्वेश्चन को कैसे रिटेन कर पा रहे हो। माइंड पे जब प्रेशर आ जाता है तो अपन पढ़ते कुछ हैं और समझते कुछ हैं और करते
कुछ है उसको मेंटेन करना, और इसी के लिए हम आए हैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए कि आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट रहे, एक एक चीज माइंड में क्लिक करे। आओ इधर, बेस, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन के एग्जांपल बोलो, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन के एग्जांपल साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो बताओ इनमें कौन कौन कॉमन है जो डीएनए आरएनए में होते हैं? तो मैं एक बार बोलूंगा, देखो सुनो, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। यूरेसिल ओनली आरएनए में होता है और थाइमिन ओनली डीएनए में होता है। बाकी ए, जी और सी दोनों में क्या है? कॉमन है। अब ऑप्शन पे जाओ, अब कॉमन कौन कौन से? गुआनिन, साइटोसिन, सही है यही। साइटोसिन, थाइमिन गलत हो गया, यहां थाइमिन गलत हो गया, यहां पर ये क्या कह रहा है? एडेनिन, यहां लिख गया एडेनिन एंड गुआनिन। तो प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। बेटा देखो यहां गड़बड़ हो जाती है, इसने क्या पूछा है? प्यूरिन पूछा है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना होता है। तो इसमें बताओ प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन एंड गुआनिन है, तो आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। चकमा देगा वो, इसलिए कह रहा हूं कंसंट्रेशन, कि आप क्या रिटेन कर पा रहे हो। ओके, तो प्यूरिन के अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा? एडेनिन एंड गुआनिन, क्योंकि वहां पर साइटोसिन जो है वो चला जाएगा किसमें? पिरिमिडिन में। इसलिए फर्स्ट आंसर देखो, ऑप्शन फर्स्ट दिया है ताकि बच्चा वहीं गड़बड़ करे, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी, आंसर हो जाएगा फोर्थ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, कोएंजाइम्स और मेटालाइन दैट इज हाईली टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कह रहा है कोएंजाइम या फिर मेटालाइन जो टाइटली बाउंड हो जाते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ, उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान से सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर गया था। पीवाई का क्वेश्चन है, इसमें क्लेम भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस स्टेटमेंट को सही माना था कि भैया जो टाइटली बाउंड, आपको फंडा याद रखो, जो टाइटली बाउंड है ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी, ये स्टेटमेंट सही माना गया है। और ये दूसरा देखो, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ये गलत हो गया। एपो एंजाइम नहीं होगा, वो होलो एंजाइम कहलाएगा। तो यहां पर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहां आंसर क्या गया था पता है? फर्स्ट इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। जबकि आपको लगा होगा कि ए तो गलत होना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो लेकिन उन्होंने इस कंसेप्ट को ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आंसर दिया था। जो टाइटली बाउंड है उनको क्या मान लिया? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, ये कंट्रोवर्शियल था थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी बात की है अपन ने, देखो एडेनिन, ये लो, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बच्चों। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत बात। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, गलत बात। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत। तो आंसर क्या हो गया आपका? थर्ड हो गया। बड़ा सिंपल है। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। आ गया फिर से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। तो बेसिक अमीनो एसिड बोले तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, जिन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। उनके एग्जांपल बताओ जरा। लाइसिन है, आर्जिनिन है और स्टिडीन है। देखो इधर ऑप्शन में कौन सा एक दे रखा है उसने, ये रहा लाइसिन। ये बेसिक अमीनो एसिड है। आइडेंटिफाई द सबस्टांसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिव इन देयर स्ट्रक्चर। तो बेटा जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो होता है किसमें? पॉलीसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड में। और पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में। तो आपको ये देखना है कि पहले क्या होनी चाहिए? पॉलीसेकेराइड होना चाहिए और उसके बाद होनी चाहिए प्रोटीन। देखो यहां पर ये लेसिथिन फॉस्फेट, ये तो लिपिड आ गया, गलत हो गया। इनुलिन, इंसुलिन, इनुलिन क्या है? पॉलीसेकेराइड और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है बेटा। ये तो ये सही चले गए। इनुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो यहां पर आंसर चला गया आपका सेकंड। ये देखो काइटिन सही है, कोलेस्ट्रॉल गलत हो गया, ग्लिसरॉल यही गलत हो गया। ग्लिसरॉल में कहां से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएंगे? ओके क्लियर, आंसर क्या होगा? सेकंड। Which one of the following is the most abundant protein in animal
रटा रटा है क्वेश्चन, कौन होती है? कोलेजन। और पूछे प्लांट या अर्थ पे तो होती है रुबिस्को। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। देखो कई क्वेश्चन आपको सुने सुने लगेंगे अभी जो आए हैं ना। अब मैचिंग में तो क्या है, रिपीट होने लग जाते हैं। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, देखो मेलोनेट को फिर से ले आया वो, यहां कौन है? मेलोनेट। सेकंड करो यहां पर, पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, किसमें होंगे पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों? प्रोटीन में, यहां पर प्रोटीन है, ये फोर कर दो। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन होता है, कितना सिंपल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन, फर्स्ट हो गया। सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, देखो इधर सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, आंसर इज थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? आगे ना मैंने बोला था सेकेंडरी मेटाबोलाइट, याद कर लेना क्वेश्चन आता है। अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं जिनका मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल होता है। ये देखो विनब्लास्टिन कुरकुमिन, चलो बता देता हूं विनब्लास्टिन कुरकुमिन क्या है? ये ड्रग्स हैं, क्या है? ड्रग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रबर गम ये क्या है? पॉलीमर्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मॉर्फिन कोडिन अभी बताया था मैंने, क्या है ये? एल्केलॉइड्स हैं। तो ये तो हो गए, आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते। लिस्ट को मैच करो, इधर देखो कुछ एग्जाम्पल है, आगे कुछ, तो उनको कनेक्ट करना है आपको। प्रोटीन, देखो इधर प्रोटीन से क्या रिलेटेड हो सकता है? ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, करो फोर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जानते हो बेटा जो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होते हैं उनकी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते। तो देखो ये रहा सीसी बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे गया फर्स्ट। न्यूक्लिक एसिड, देखो इधर कोई न्यूक्लिक एसिड है क्या? ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, सही है। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। देखो वही बातें आने लगी, फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखो सीधा आंसर चला जाएगा आपका फोर्थ। मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं बेटा, गलतियां नहीं होती इसमें, लेकिन गलती हो गई तो फिर खतरनाक होगी, टाइम वेस्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन, देखो इधर ग्लाइकोजन से क्या आप कोरिलेट कर सकते हो? वो रहा स्टोरेज प्रोडक्ट है, फूड स्टोर इन एनिमल, कर दें फोर। ग्लोबुलिन, पता है ना ग्लोबुलिन एंटी जो बॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, पता है ना, आईजी, तो यहां थर्ड कर दो। स्टीरोइड हार्मोन होते हैं। थ्रोम्बिन बायोकैटालिस्ट है। ये लो फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड ढूंढो, ये एक में फोर क्या है? फोर्थ, ये फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड, आंसर इज थर्ड। आंसर देते हो ध्यान रखना बेटा, कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल और कवक जो है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। इतना सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, फोकट के नंबर मिल जाते हैं। आंसर क्या जाएगा? काइटिन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मोलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास दो ग्लूकोज हैं, उनको जोड़ दोगे माल्टोज बन जाएगा। तो क्या होता है इस दौरान? -H2O, जल काणु निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया ताकि बच्चा गड़बड़ कर हो जाए, लेकिन करनी नहीं है। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो आप बताओ बेटा, दो ग्लूकोज हैं, जब -H2 हो जाएगा तो क्या कर दोगे? डबल कर दो और H2O को रिलीज कर दो। जरा बताना क्या हो जाएगा माल्टोज का फार्मूला? C12H। अब देखो 12 दूनी 24 होने थे, लेकिन 2H निकाल दो, कितना हो जाएगा? 22। और ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 होना था, लेकिन एक O निकल गई, क्या? 11। ये तो पूछ रहा है वही माल्टोज का फार्मूला हो गया। देखो इधर ऑप्शन देखो, 12 22 11, कहां पे है? 12 22 11, ये रहा आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। लिपिड का एक क्वेश्चन आ गया, इसमें सारी बातें उसने लपेट ली है। देखो इधर, लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड। अभी तो मैंने लेसिथिन की स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या बताया था? लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता। तो स्टेटमेंट देखो यहां से कर दें, ये इनकरेक्ट हो गया, ऐसे सिंबल दे दिया करो ताकि फिर बाद में दिक्कत ना आए। सैचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर सीसी बॉन्ड, गलत बात।
अनसैचुरेटेड में होते हैं, डबल बॉन्ड सैचुरेटेड में नहीं होते हैं। जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। बिल्कुल सही है। जो ऑयल होते हैं ना बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और जो फैट होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तभी तो अगर आप फैट जैसे घी है उसको टेम्परेचर दोगे ज्यादा, तब जाके वो क्या होता है? पिघलता है। तो रूम टेम्परेचर पे ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होंगे और फैट सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो यही तो रीजन है, जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो वो विंटर में क्या है? ऑयल की फॉर्म में रहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सही हो गया। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, वाटर इनसोल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होंगे वो। व्हेन फैटी एसिड इज एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड इज फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। एक ग्लिसरॉल ले लो और एक फैटी एसिड को क्या कर दो? एस्ट्रिफाइड कर दो, तो बनेगा, उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। एक और जोड़ दो फैटी एसिड, दो फैटी एसिड हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? डाइग्लिसराइड। एक और जोड़ दो, तीन, तो हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है बच्चों? करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो करेक्ट कौन सा है इसमें? तो देख लो, सी डी ई ढूंढो। सी डी ई कहां पे है? ये रहा, सी डी ई ओनली। सेकंड आंसर कर दो। कुछ नहीं है, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये पेपर को लेंदी बना देते हैं, और 2022 में लेंदी पेपर आया था बेटा, इसलिए टाइम मैनेज करना सीख लो। एक बार देख लिया ना आपने कि पेपर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो टाइम को स्टार्टिंग से मैनेज करते चलो, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। सारी मेहनत खराब हो जाती है अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो। लिस्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया, करो इसको, लिस्ट को मैच करो। एडिनिन इधर देखो, प्यूरिन हो गया। एंथोसाइनिन अभी बताया था मैंने, सारी बातें रिपीट हो रही है। पिगमेंट, काइटिन पॉलीसैकेराइड, और कोडिन क्या है? दो बार एग्जांपल बता चुका मैं, कोडिन एल्केलॉइड है। ये रहा थर्ड। 4 1 2 3, 4 1 आ गया, 4 1 2 3, ये रहा थर्ड। क्लियर? एग्जांपल याद हो जाना चाहिए बेटा। देखो पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, बस फ्रेमिंग चेंज होती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स बिकॉज। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है बेटा? ये सीधी सी चेन होती है, इसका ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, और इसके अंदर अमीनो एसिड का क्या है? सीक्वेंस अमीनो एसिड, अगला ये अगला अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड। तो ये क्या है? प्राइमरी प्रोटीन। बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो इसने बोला कोल्ड पॉलीपेप्टाइड। क्यों बोला? सक्सेसिव अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यही आंसर जा रहा है। फिर देख लो, दे कैन अज्यूम मेनी कन्फर्मेशन ना, दे आर लीनियर चेन। उससे कोई पॉलीपेप्टाइड थोड़ा ना बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड में क्या आना चाहिए भाई? पेप्टाइड बॉन्ड आना चाहिए। ये क्या लिखा है? दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर्स। तो ज्यादा बेटर क्या हो गया? सक्सेसिव अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, तभी तो क्या हो गई? एक चेन बन गई, तभी तो उसको बोला पॉलीपेप्टाइड। ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आते हैं। अमीनो एसिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच। बिल्कुल सही है। जो अमीनो एसिड होता है उसमें COH ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, तो डिफरेंट पीएच पे आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी वो रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यूट्राइन फॉर्म में है, या अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप ने प्रोटॉन ले रखा है, या कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटॉन रिलीज कर रखा है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। लिखा ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एट ज्यूट्राइन फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच। बिल्कुल सही है। अमीनो एसिड जो ज्यूट्राइन फॉर्म में जा सकता है, एसिडिक में भी और बेसिक पीएच में भी। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का अमीनो एसिड है। तो यहां दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? सही हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सीधा आंसर करें। चारगाफ रूल का फिर से क्वेश्चन आ गया, खुद सोल्व करोगे बेटा मेरे साथ। इफ ए एंड सी मेक 30% 20% ऑफ डीएनए। ये कह रहा है एडेनिन कितना है? 30% है, और सी कितना है? 20% है। तो बाकी बताओ, तो ये इतना है, तो टी भी कितना होगा बेटा? 30%, और सी 20% है, तो ग्वानिन भी कितना होगा? 20%। तो देखो इधर, टी 30%, ग्वानिन 30, गलत हो गया। टी 20% गलत हो गया। टी 30%, ग्वानिन 20%। ये करो ना, ऑप्शन कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन पे जाना है बस। तो सेलुलोज डज नॉट फॉर्म द ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज।
उसका रीजन बताएं। सेलुलोज जो होता है, पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, जो बिल्कुल लीनियर होता है, लीनियर चेन बनाता है। सेलुलोज में कभी भी हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। दीज आर सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर विच आर एब्सेंट इन सेलुलोज। यही तो रीजन है कि सेलुलोज जो है वो आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाता है, कांट ट्रैप आयोडीन, तो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो रीजन क्या होगा? डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन। आंसर इज सेकंड। क्लियर? ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोक कर रोगकारक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है? एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा है बेटा। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, कितनी बार आ चुका है? मेलोनेट किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है? बोलो जल्दी से। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बोले तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये रहा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके, स्टेटमेंट आगे फिर से दो स्टेटमेंट आपको रीड करने हैं बड़े आराम से। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन द लेफ्ट एंड represent by the first amino acid C terminal and the right and represent by the last amino acid N terminal। अभी बताया था बेटा, ये है प्रोटीन की चेन, ये N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। जो पहला अमीनो एसिड है वो N टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड, और वो क्या हो गया? राइट हैंड। इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। देखो, फर्स्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल, यही क्या हो गया? गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया? बिल्कुल गलत है। सेकंड देखो, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट, 2 सबयूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सबयूनिट ऑफ बीटा टाइप। ये तो सही है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा होती है बच्चों और 2 क्या होती हैं? बीटा होती हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो आंसर पे जाओ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, आंसर इज थर्ड। गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो मजेदार होते हैं, पढ़ें। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर बाय द हीट। एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज उठाइए बेटा। लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो टेम्पोरली अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो हीट है उसकी वजह से जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit activity of the enzyme is known as competitive inhibitor। स्टेटमेंट वही उठा लिया, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट किया है। सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं। अगर कोई इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ अपनी स्ट्रक्चर में रिजेम्बलेंस शो करे, एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाए, तो वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर ट्रू, फोर्थ ऑप्शन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। देखो अब ये लिस्टिंग वाले क्वेश्चन देखे देखे लग रहे होंगे, वो चीजें रिपीट होने लग गई है। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो सेम ही आ गया। देखो बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्स्ट, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 4 1 3। ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, पता लग गया ना, रिपीटेशंस होती हैं। इनुलिन इज ए पॉलीमरो, बच्चों बहुत खतरनाक है इनुलिन। एक जगह पे दे रखा है इसलिए जल्दीबाजी में गलती मत करना। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है ये? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। कौन? इनुलिन। तो यहां ऑप्शन पे जाए फ्रक्टोज। ओके, मैच द लिस्ट। देखो फिर से लिस्टिंग वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। टर्पिनोइड, ये रहे टर्पिनोइड। क्या होते हैं टर्पिनोइड? ये रहे डाइटर्पिन, नाम से हो रहा है। लैक्टिन अभी आया था, कौन कैनावेलिन। ए एल्केलॉइड कितनी बार आ चुका है? कोडिन और टॉक्सिन, रिसिन, सारे मैंने अभी याद करवाए थे आपको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट याद होनी चाहिए। सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड। इस पे जाओ, सेकंड पे चले जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट? देखो रिपीट कितने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बड़ा खतरनाक है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये भी है, लेकिन लेसिथिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होता है, फोस्फोलिपिड है, उसका तो बड़ा रोल है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। एक सेकंड के क्वेश्चन है बेटा, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसका एग्जांपल है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक ही तो एग्जांपल दिया है तुम्हारे कोफैक्टर का एंजाइम वाले टॉपिक में। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स का कोफैक्टर कौन सा होता है? ये रहा जिंक। लेसिथिन आ गया, लेसिथिन की बात मैंने स्टार्टिंग बता दी थी। स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एग्जांपल ऑफ, ये रहा देखो कितना प्यारा, फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन की स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, चलो लेसिथिन की स्ट्रक्चर यहां स्पेस है, फिर से बना देता हूं क्योंकि लेसिथिन पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चों। लेसिथिन की स्ट्रक्चर पक्का आती है, ये रहा लेसिथिन। अब तो याद हो जाएगा। किसकी स्ट्रक्चर है देखो मैंने तुम्हारे सामने बना दी, अब दिमाग में सेट रहेगी। ये है लेसिथिन। बताओ लेसिथिन में कितने फैटी एसिड है? 2 है, एक और 2, एक ग्लिसरॉल और एक फॉस्फेट ग्रुप, और एक ये ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं कोलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कोलिन ग्रुप। ये स्ट्रक्चर किसकी है? लेसिथिन की। पहचान करवा लेते हैं कई बार कि गिवन स्ट्रक्चर को पहचानो, इसके बारे में क्या सही और क्या गलत है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। चलो बताओ, ग्लूट 4 अभी आया था, ग्लूट 4 एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। 4 कर दें। इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ये रहा। ये क्वेश्चन कहां से निकाला है पता है? तुम्हारे बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में प्रोटीन के फंक्शन दे रखे, टेबल बना रखी है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताओ 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। बताओ ये एंजाइम है कुछ, लाइपेज किसको बेटा तोड़ेगा? ये रहा एस्टर बॉन्ड। लिपिड में एस्टर बॉन्ड होते हैं ना। न्यूक्लिएज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड को, एमाइलेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। हो गया सेकंड फोर्स। पेप्टाइड बॉन्ड कहां गया? प्रोटी, ये फर्स्ट आएगा। क्या है ये? सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड। देखो इधर सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड, आंसर इज फर्स्ट। Regarding catalytic cycle of an enzyme action, select the correct sequential step. सही सीक्वेंस में इसको क्या करो, आपको मैच करना है, ऑप्शन पे जाना है सही, जिसमें सीक्वेंस सही दे रखा है। तो बताओ, आप पूरी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट पास में आएगा, उसके साथ बाइंड होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में ई अलग और पी अलग। ये रिएक्शन दिमाग में होनी चाहिए। तो बताओ, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, ये ले ले पहले ही होगा। ई जो है सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन के साथ चलते हैं अपन, ये ई 2 में है, या तो इसमें या इसमें। उसके बाद क्या होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ई के बाद क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। अपना आंसर तो हो ही जाएगा। फिर भी देख लो, केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये हो जाएगा डी। उसके बाद में क्या होगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट सी आ जाएगा, और बाद में देखो एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ही रहा, फ्री एंजाइम रेडी टू अगली रिएक्शन के रेडी हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो गया है। तो आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू इल्यूसिडेट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? कौन सी टेक्निक काम में ली गई थी? ये रहा एक्सरे डिफ्रैक्शन। किसने यूज किया था ये? फ्रैंकलिन। याद आया? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन दोनों ने ये टेक्निक यूज की और कुछ डेटा बताए थे, जिनका यूज किया किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। अब तो स्पीड बननी चाहिए बेटा आपकी, सॉल्यूशन में भी स्पीड बनाओ। देखो टॉक्सिन, अरे टॉक्सिन को ढूंढो, ये रहा रेसिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? गम। सेकेंड मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आ गया। लैक्टिन, तीसरी बार आ रहा है लैक्टिन। सेकेंड ड्रग, ये हो गया आपका विनब्लास्टिन। याद हो गए? सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, पहला ही आंसर जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम? एंजाइम के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है? ढूंढो। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, यही इनकरेक्ट हो गया। सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं होते, राइबोजाइम प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, तो यहां ऑलमोस्ट ऑल होना चाहिए था। आंसर अपना फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर भी देखते हैं। सम एंजाइम हैव मेटालाइन, बिल्कुल सही है। दे आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म एंजाइम कैन कैटालाइज रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तो पहला ही बिल्कुल गलत हो गया, सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं। एक्सेप्शन आ गया ना, राइबोजाइम।
द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज ए ज्विटर आयन। बताओ ज्विटराइन फॉर्म में, कितना हलवा क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा अमीनो एसिड, आंसर हो गया। ज्विटराइन फॉर्म जानते हो ना, ये रहा ज्विटराइन फॉर्म। चलो बनाई देता हूं स्पेस अपने पास, ये ज्विटराइन फॉर्म अमीनो एसिड ऐसे होगा, ये आर ग्रुप। तो ये ज्विटराइन जो फॉर्म है, सुन लो इसके ऊपर 3 बातें बता रहा हूं, बहुत गहरी बातें हैं। ये ज्विटराइन फॉर्म है। ज्विटराइन फॉर्म में बताओ पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज, बोथ चार्ज है इसके पास, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन नेट चार्ज क्या है, 0 है। और ये एम्फोटेरिक नेचर का है, ये डाई पोलर है, याद रखना क्वेश्चन आएगा इससे। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मैचिंग का आ गया। लो कोलेजन ढूंढो इधर, कोलेजन से रिलेटेड कुछ बात। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन बायोस्फीयर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ये कोलेजन को थर्ड से मैच कर देते। ग्लूट4, ये रहा वापस इनेबल आ गया, ये ग्लूकोज के लिए। ट्रिप्सिन एंजाइम है, और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर, बताया था अभी मैंने। ये लो सेकंड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, ये रहा थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया। मैचिंग करने के बाद ऑप्शन पे ध्यान से जाना होता है। Which of the following graph explain the effect of pH on the enzyme activity? बड़ा सिंपल है, pH और एंजाइम एक्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है, बेल शेप आता है एंजाइम एक्टिविटी। और ये क्या हो गया बच्चों, pH, इधर pH और इस एक्सिस पे लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी, तो क्या आ गया, ये बेल शेप। ये क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी, और यहां पर ये होता है ऑप्टिमम pH। तो आंसर सीधा करें यहां पर। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, स्कोर होना चाहिए 100%। बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स लेके आने आपको। The catalytic cycle of an enzyme action is described as, थोड़ी देर पहले तो आया था सेम क्वेश्चन, फिर रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। पहले क्या होता है बताओ, सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, पहले सी होता है, ये लो इन दोनों में कोई एक होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। सी के बाद क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए, दोनों में बी आ रहा है। अब लास्ट पे जाना पड़ेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंजाइम रिलीज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड गेट फ्री। तो पहले क्या होगा, पहले ईपी बनेगा, तो डी कर दो, डी यहां पे आ गया और लास्ट में आ गया। ऐसे करने होते हैं ताकि टाइम खराब ना और एक्यूरेसी भी रहे। मैच करो वापस से लिस्ट। बायोमोलिक्यूल में लिस्टिंग के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं बच्चों। राइबोजाइम, ये रहा नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम, देखो कितना प्यारा है। लेसिथिन, ये लिपिड हो गया। ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। और विटामिन, विटामिन बताओ कौन एंजाइम का काम करती है ना, ये लो सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, आंसर इज सेकंड। Ligase is the class of enzyme responsible for catalyzing linking together of the two compounds which are following bond is not catalyzed by it। so, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों। जो लाइगेज होता है वो क्या करता है, दो सबस्ट्रेट को आपस में बाइंड करता है। 2 सबस्ट्रेट है, उनके बीच में लिंकिंग करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तभी तो नाम है लाइगेज, लाइगेशन कर रहे हैं। तो वहां पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए कि कौन कौन से बॉन्ड बनाता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये रीनीट का है। वो पीओ बॉन्ड भी बनाता है, सीओ बॉन्ड भी बनाता है, सीएन बॉन्ड, लेकिन सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और क्वेश्चन उसी बेस पे ये बनाया गया है। तो लाइगेज जो है वो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड, ये कह रहा है कि इनमें से कौन से फैटी एसिड नहीं है। तो तुम बताओ बच्चा, ग्लूटामिक एसिड, अरे ग्लूटामिक एसिड जो है वो कौन होता है, अमीनो एसिड होता है, तो ये फैटी एसिड नहीं है। एराकिडोनिक एसिड, ये तो फैटी एसिड है। पामिटिक एसिड फैटी एसिड है। लेसिथिन फैटी एसिड नहीं है, क्या है ये फॉस्फोलिपिड है, ये लो। और एस्पार्टिक एसिड, ये भी अमीनो एसिड है, तो इसको भी क्रॉस कर दो। तो बताओ कौन से फैटी एसिड नहीं है, दो को छोड़ दो, एराकिडोनिक एसिड एंड पामिटिक एसिड, तीनों ही फैटी एसिड नहीं है। तो ADE ढूंढो कहां पे है, ADE ओनली। क्वेश्चन पे जाना, उसने बोला कौन से फैटी एसिड निम्न कौन सा वसीय अम्ल नहीं है, तो A, D और E जो है वो वसीय अम्ल नहीं है। Which of the following depicts the graph effect of the concentration, substrate concentration on velocity of enzyme catalyzed reaction? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, पहचानना होता है। दूर से दिख रहा है बेटा, ये है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इधर वेलोसिटी है, पहले इंक्रीज होगा रेट, उसके बाद में सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद में इंक्रीज नहीं होगा। वी मैक्स को प्राप्त करने के बाद कितने सबस्ट्रेट डाल दो, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी।
एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज। बेटा क्वेश्चन है बेटा, कौन होते हैं? लाइसेज। जो क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल बता देता हूं आपको। एक रिएक्शन दी है उन्होंने, क्या दी है, ये लो, ये कोई कंपाउंड दिया है, इनके साथ ये कोई ग्रुप जुड़ा है, तो उन्होंने बोला कि रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो एक्स और वाई क्या हो गए, हट गए, रिमूव हो गए, लेकिन पीछे डबल बॉन्ड रह गया। तो बताओ इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करवाएगा? कौन? ये रहा, लाइसेज। मैच करो फटाफट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताओ, प्राइमरी से रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन कर दो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट आती है बेटा। टर्सरी स्ट्रक्चर में बताओ डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाते हैं। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल आ गया ह्यूमन हीमोग्लोबिन, कितना सिंपल है, 3-4 सेकंड फर्स्ट, 3-4 सेकंड फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। स्कोरिंग है बेटा बायोमोलिक्यूल, ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल, मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका स्कोर बहुत बड़ा कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और स्कोरिंग भी हो गया। अगर आपको अच्छे से चीजें याद है ना, माइंड आपका कंसंट्रेट आपके कॉन्सेप्ट पे, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए हमारे साथ रहें बेटा पीवाईक्यू के सारे सॉल्यूशन देखने आपको, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक साथ पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है बच्चों। तुम जो काम काफी टाइम लगाओगे, वो काम हमने क्या कर दिया, लगभग 1-1.25 घंटे में पूरा प्रोग्राम क्या कर दिया, आपके सामने रिवाइज कर दिया। थैंक यू, आ गया। इतने क्वेश्चन थे, और होते तो और करवा देते। सारे पीवाई क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए हैं। अब देखो फंडा बताता हूं बेटा, क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी। आप क्वेश्चन पे आ गए हो, एक बार वापस से थ्योरी को क्या कर दो, लपेट दो, और उसके बाद में बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद एक बार फिर से क्या कर देना, रिवीजन कर देना। ओके, थैंक यू।